नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आरएचएल सिस्टम के बारे में। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा केस में आरएचएल सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या रहता है और कौन कौन सी चीज़ें इसके कंट्रोल में रहती हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आरएचएल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले में स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें आपके पास आउटर मेम्ब्रेन रहती है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ ये एक मोटाइल बैक्टीरिया है कि मूव भी कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन, राइट। तो आपके पास आरएचएल जो सिस्टम है, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आप अगर लास्ट सिस्टम बायोलॉजी गोल्ड टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें लास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कि मास्टर रेगुलेटर माना गया है। ये सेकेंडरी रेगुलेटर माना गया है ऑफ विरुलेंस, मोटिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और साथ ही साथ बायोफिल्म मैच्योरेशन। 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। पहला जो अभी आपको बता चुका हूं मैं, विरुलेंस यानी ऐसे फैक्टर्स रिलीज करना जिससे होस्ट को डैमेज हो। नेक्स्ट है मोटिलिटी का मतलब है बैक्टीरिया का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से। और बायोफिल्म मैच्योरेशन यानी बैक्टीरिया का एक समूह बन जाना, बहुत ही बड़ा समूह बन जाता है और वो बहुत डेंजरस हो जाता है अगर वो बॉडी में अगर इस तरह से बैक्टीरिया कलेक्ट हो जाते हैं तो, राइट। तो इसमें आरएचएल सिस्टम का रोल हम समझेंगे कि क्या रहता है। आरएचएल सिस्टम में सबसे पहले कोई भी क्वारम सेंसिंग सिस्टम आपने समझना हो तो सबसे पहले उसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले हम लोग टॉपिक के लिए बढ़े, मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए आपके साथ रिसर्च गोल वो प्लेटफॉर्म है जो हमने आपके लिए क्रिएट किया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप रिव्यू आर्टिकल के ऊपर कोर्स देख पा रहे हैं, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपके रिसर्च में इनका बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस टैब में आप यहाँ पे अपनी डिटेल भरिए और अपना मैसेज टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे और आपको जो भी कोर्स करना है उसकी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक तरह का पाथवे भी क्रिएट किया है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, वो डिटेल भी अवेलेबल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो ये पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट करता है, राइट। तो मान लीजिए ऐसा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और आरएचएल के केस में ये प्रोड्यूस होता है बीएचएल कहते हैं इसको। बीएचएल का मतलब ब्यूटाइल होमोसेरीन लैक्टोन मॉलिक्यूल। तो जैसे कि आपने और वीडियो अगर देखे होंगे आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आप जानते हैं क्वारम सेंसिंग के बारे में। उसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काम रहता है कि किस तरह से हम लोग तो आप जानते होंगे किस तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं सेल के अंदर, और जब बन जाते हैं वो किस तरह से आउटसाइड भी मूव होते हैं इस तरह से। तो बैक्टीरिया में कोई सेंसरी सिस्टम तो है नहीं, तो केमिकल बेस्ड सेंसरी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा, और ये मॉलिक्यूल अंदर से बन के आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाते हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो सेल्स जो एनवायरनमेंट में होंगे, और इनका रोल क्या रहता है कि सिंपली डिफ्यूज़ आउट और डिफ्यूज़ इन होते रहते हैं सेल के अंदर। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो सेल को पता लग जाता है कि हाँ, सेल के इर्द गिर्द बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से सेल कोशिश करती है समझने की कि कितने जो हैं पार्टनर्स बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट हैं, राइट। और जैसे ही एक थ्रेशोल्ड इन बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है वो अचीव हो जाती है तो एक अनदर सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन अब जो इन क्वारम सेंसिंग सिग्नलिंग सिस्टम का रोल तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। हमारे पास प्रोटीन रहती है, इसके केस में आरएचएल आई का मतलब इंड्यूसर। आरएचएल सिस्टम का इंड्यूसर मॉलिक्यूल का रोल है इन मॉलिक्यूल्स को पैदा करना, इन मॉलिक्यूल्स को बनाना। और ये जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो ये बनते हैं कुछ एक जो सबस्ट्रेट होते हैं, उनके बारे में भी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो प्लीज़ आप लिखिए। उनको सैम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन एक सबस्ट्रेट रहता है और साथ ही साथ ब्यूटाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं, वो सबस्ट्रेट रहते हैं। और उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और इंड्यूसर का काम है बस इन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करे जाना सबस्ट्रेट को लेके। तो आपके पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है राइट इनसाइड द सेल, और धीरे धीरे वो आउटसाइड डिफ्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब वो डिफ्यूज़ होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो अंदर भी आ सकते हैं, राइट। जैसे वो अंदर आ जाते हैं तो अंदर एक और प्रोटीन आपकी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर का काम है इन प्रोटीन्स इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करना इस तरह से, राइट। तो एक इंड्यूसर एक रिसेप्टर है, तभी इसमें आई और आर लगा है वर्ड के
लास्ट में आप देखेंगे। तो इंड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना, रिसेप्टर काम है उनके साथ बाइंड करना। जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर में दो तरह के डोमेन रहते हैं। वन इज लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, जहाँ पे ये लिगेंड यानी ये HL मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है, और दूसरा जो रहता है आपका DNA बाइंडिंग डोमेन रहता है। DNA बाइंडिंग डोमेन में आपका मेन रोल ये रहेगा कि वो DNA के साथ जाके बाइंड करेगा। तो मान लीजिए इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपकी प्रोटीन काफ़ी स्टेबल हो जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि फर्दर DNA के पास जाके उसमें बाइंड कर जाता है DNA के साथ में। तो एक रीजन होता है, इसको मैं इस तरह से मोड़ देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाएगी कि DNA बाइंडिंग साइट के थ्रू इसमें बाइंड हो रहा है, राइट। और जैसे ये बाइंड कर जाता है तो बहुत सारे विलेंस फैक्टर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। विलेंस फैक्टर्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें इफ्लक्स पंप्स भी रहते हैं आपके सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से पंप्स रहते हैं, इफ्लक्स पंप्स, जिनका रोल होता है कि जो HL मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा रही है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, तो उनको जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उनको बाहर फेंकना। तो ये जैसे मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पे है, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से पास होके आउटसाइड द एनवायरनमेंट आ जाएंगे इस तरह से, राइट। तो इफ्लक्स पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसको रेगुलेट करने में कि कितने मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टाइम रहने चाहिए, और एक कंट्रोल प्रोसेस में कोरम सेंसिंग होनी चाहिए। तो आपके पास अब जब ये सिग्नलिंग एक्टिवेट हो गया, सिग्नल एक्टिवेट एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, सिग्नल मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड, आपके इंड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही बहुत सारे सेल हो गए तो ये एक थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन की हो जाती है, और ये डिफ्यूज इन होके एक्टिवेट करते हैं हमारे RHL R को, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर को। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होके बाइंड करता है DNA में। DNA में स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ पे ये प्रोटीन्स जाके बाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे बाइंड करते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा कि रिलीज ऑफ विलेंस फैक्टर्स हो जाएगा इसमें, और इसमें जो विलेंस फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है रेमनोलिपिड्स। तो रेमनोलिपिड ये रहा यहाँ पे, राइट। तो रेमनोलिपिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। बहुत सारे जो DNA जहाँ पे RHL R बाइंड किया है उसकी वजह से ये विलेंस एक्सप्रेशन होगा, और आउटसाइड द सेल भी आने शुरू होंगे। रेमनोलिपिड क्या, इनको बायोसर्फेक्टेंट भी कहते हैं। इनका रोल होता है माइक्रो कॉलोनी बनाना, सेल्स ताकि आपस में जुड़ी रहें, वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेल एक्सपेंड कर पाएँ, कॉलोनी एक्सपेंशन हो, साथ ही साथ उनकी एक स्ट्रॉन्ग लेयर बने सेल्स की। तो रेमनोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन बायोसर्फेक्टेंट्स का, तो बायोफिल्म बनाने में। और साथ ही साथ ये होस्ट सेल को भी डिसआर्म कर देते हैं, होस्ट सेल को भी इम्पेयर कर देते हैं। इम्यून सेल अगर आती हैं तो इनका रोल होता है इम्यून सेल्स को थोड़ा सा परेशान करना, डिसेबल कर देना उनको, राइट। उसके बाद आता पायोसाइनिन। पायोसाइनिन पिगमेंट ये रहा। ये पायोसाइनिन पिगमेंट भी एक ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है। स्यूडोमोनास अगर आपने ग्रो किया हो लैब में तो आप देखेंगे कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, और उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है या नहीं। एक तरह का इंपॉर्टेंट फीचर भी माना गया है बैक्टीरिया का। तो आपके पास इस तरह से पायोसाइनिन प्रोड्यूस होता है। ये एक रिडॉक्स एक्टिव फिनाजीन पिगमेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काउज करता है होस्ट सेल में, और साथ ही साथ बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विलेंस फैक्टर है, और इम्यून सेल्स को मॉड्यूलेट भी करता है पायोसाइनिन, और इसी की वजह से ब्लू ग्रीन अपीयरेंस आती है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा की। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए कितने कॉम्प्लेक्स विलेंस फैक्टर्स जो है थ्रू RHL सिस्टम स्यूडोमोनास रिलीज कर रहा है यहाँ पे, राइट। कितने कॉम्प्लेक्स है, तो अंदर भी ये प्रोड्यूस होंगे और वहाँ से सिक्रीट होके एनवायरनमेंट में भी इस तरह से अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे ये विलेंस फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे आ गया। तो हाइड्रोजन साइनाइड का रोल रहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देते हैं ये होस्ट सेल के केस में, और सेल्स को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इम्यून सेल्स टू सर्वाइव अगर हाइड्रोजन साइनाइड उनके आसपास हो, और ये टिश्यू डैमेज भी बहुत इंटेंस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रोटीएजेस भी रिलीज होते हैं। बहुत प्रोटीएजेस रिलीज होते हैं इन केस ऑफ RHL सिस्टम। हमने लास्ट के सिस्टम में भी पढ़ा था प्रोटीएजेस रिलीज होते हैं। प्रोटीएजेस का काम होता है प्रोटीन को च्यू अप करना। जैसे कुछ प्रोटीन्स अगर स्यूडोमोनास एरिजिनोसा को टारगेट कर रहे हैं उनको च्यू करना। न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन सबस्ट्रेट को च्यू अप करके बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ताकि लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट सर्वाइवल जो है वो बैक्टीरिया का रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विलेंस फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो अगर कंक्लूड करें तो अभी हमने कवर किया इसमें विलेंस फैक्टर्स। पहला जो हमने कवर किया विच इज़ रेमनोलिपिड्स, ये वाला रेमनोलिपिड हमने कवर किया। पायोसाइनिन हमने कवर किया, प्रोटीएज हमने कवर किया, राइट। और हाइड्रोजन साइनाइड, और साथ ही साथ जो ये BHL मॉलिक्यूल्स है ये भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, ये भी रेगुलेट करते हैं आपके
इम्यून सेल्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहता है। तो आरएचएल सिस्टम एक बहुत ही क्रिटिकल रोल जो प्ले करता है इन स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एक्यूट विरुलेंस और उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर। तो इसी वजह से ये एक टारगेट भी हो जाता है एंटी विरुलेंस थेरेपी के लिए। अगर आप फाइटोकेमिकल्स ढूंढ रहे हैं या आप कोई ड्रग बना रहे हैं जो इस मॉलिक्यूल को रिप्लेस करे और यहाँ बाइंडिंग साइट पे कोई दूसरा ही मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए, तो एंटी कोरम सेंसिंग स्ट्रेटजीज आप डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे इनहिबिटर बना सकते हैं जो विरुलेंस को सप्रेस कर देंगे। अगर विरुलेंस सप्रेस हो गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है डैमेज नहीं कर पाएगा, और डैमेज नहीं करेगा तो उसको एलिमिनेट करना ईजी हो जाता है हमारे होस्ट सिस्टम के लिए। तो ये एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, हम जैसे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ऑन रूटीनली बेसिस, कि बैक्टीरिया को किस तरह से डिसार्म कर दें ताकि उसका जो है इम्पैक्ट होस्ट के ऊपर मिनिमम हो, राइट। तो ये ऑलमोस्ट बहुत फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आरएचएल सिस्टम की कवर की हैं। स्यूडोमोनास के केस में अभी तक जो डोमिनेंट सिस्टम नोन है वो है आरएचएल सिस्टम, लास सिस्टम, पीक्यूएस सिस्टम, आईक्यूएस सिस्टम। ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमने लास के बारे में पढ़ा है, और आने वाले वीडियो में भी दूसरे इन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो अब आप कोई अच्छा सा आर्टिकल उठाइए तो उसको डिटेल में पढ़िए, आपको आरएचएल सिस्टम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। इसी तरह के कंटेंट आपको, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी रिसर्च जर्नी जो है और एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।